ये कहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव की बात हो रही है बेटा? ये जो अंधकार का एरा है, असल तौर पे मास्टर साहब इसमें यूरोप में हुआ क्या? तो याद रखिएगा, प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति, जैसा कि मैंने बताया था, प्राचीन समय की प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से आम जनता की भाषा में किताबें छपेंगी, तो चर्च की कमर टूट गई, मतलब उसकी पावर कहीं ना कहीं कम हो गई बेटा। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो हम लोगों की इतिहास कक्षा 11 के जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए होने वाली है। और आज हम लोगों का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये कहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव की बात हो रही है बेटा? तो यूरोप के। ये पूरा चैप्टर यूरोप ने जो अपने आप को अंधकार के युग में ढकेला और उस अंधकार से वो प्रकाश की ओर गए, जिसको रेनेसा कहा जाता है। तो बेटा याद रखना, इसी चैप्टर का आप लोगों का एक और नाम आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या? पुनर्जागरण। ठीक है, तो इसी चैप्टर को तुम लोग पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हो। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि जो बच्चा, ठीक है, जिसने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और जिसने अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये क्लास उसके लिए रिवीजन का एक बहुत बेहतरीन जरिया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, और अगर आ गए हो तो पूरा देख कर जाइएगा, चाहे अभी देख रहे हो, 2 महीने बाद देख रहे हो, एग्जाम टाइम पे देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो रिवीजन के लिए बहुत 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 बढ़िया होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं कि अली सर कैसे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का दौर शुरू हुआ। देखो बच्चा, एक चीज समझिएगा आप लोग सभी, कि जो यूरोप था ना, ठीक है, जो यूरोप था, यूरोप का जो इतिहास है ना, यूरोप का जो इतिहास है उसको थोड़ा सा हम लोग देखें तो वहां जो प्राचीन काल रहा बेटा, है ना, वहां का जो प्राचीन काल रहा, ठीक है, इस प्राचीन काल में आप लोग देखोगे कि जब से मानव का जन्म हुआ, ठीक है, जब से मानव का जन्म से लेकर, है ना, मानव के जन्म से लेकर 5वीं सदी, है ना, 5वीं सदी के बीच में यूरोप में जितनी भी घटनाएं चली हैं वो प्राचीन काल के अंतर्गत आती हैं। और खास तौर पे इस यूरोप में, इस एरा में आप लोगों को देखने को मिलता है यूनानी एम्पायर। ठीक है, यूनानी एम्पायर आप लोगों को देखने को मिलता है, यूनानी साम्राज्य सिकंदर साहब वाला, और आगे चलकर आप लोगों को रोमन साम्राज्य देखने को मिलता है ना। ये 2 बड़े एम्पायर आप लोगों को देखने को मिलते हैं इस प्राचीन समय में, और इन दोनों ही भाषाओं का दबदबा भी आप लोगों को यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। इन भाषाओं के महान विद्वान हुए उस प्राचीन एरा के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े महान हुए, और ऐसा कहा जाता है कि बड़ा गतिशील समाज था। ठीक है, बड़ा ही गतिशील सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी प्राचीन काल में यूरोप के अंदर। लेकिन 5वीं सदी के बाद जब मध्यकाल की शुरुआत होती है, समझिएगा, मैं हमारे चैप्टर की पृष्ठभूमि बना रहा हूं। मध्यकाल जब आता है यूरोप में, ठीक है, मध्यकाल जो कि 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के मध्य चला। ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में जो यूरोप रहा, यूरोप अंधकार में चला गया, या यह भी कहा जाता है कि यह अंधकार का युग रहा। तो बात यह आती है कि इस अंधकार का जो युग है, या जो अंधकार का एरा है, असल तौर पे मास्टर साहब इसमें यूरोप में हुआ क्या? तो याद रखिएगा, इस टाइम पीरियड में यूरोप में हम कह सकते हैं कि जो चर्च रहेगा, या हम कहें कि चर्च के अंदर जो रहने वाले पादरी हैं, ठीक है, वो आप लोगों को सर्वा देखने को मिलते हैं, शक्तिशाली देखने को मिलते हैं, और हर चीज पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं उनके निर्णयों की सहमति आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अंधकार का युग है, अंधकार के युग में धर्म हावी रहा, और धर्म किसके हाथों में रहेगा? पोप, चर्च, पादरी, जो ये लोग रहेंगे, कैथोलिक खासतौर पे जो ईसाई रहेंगे वहां पर, वो कंट्रोल करेंगे। देखो ना कैसे अंधकार के युग में धर्म ही सत्य है। दूसरी चीज, हमेशा अगर कोई व्यक्ति कोई भौतिक उन्नति या सुख सुविधा की ओर जाना चाहता था, उसको चर्च कहता कि नहीं नहीं ये पाप है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि भैया हम, कोई महामारी फैल गई है या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो इसको हम लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको हम क्या कर दें, खत्म कर दें। तो नहीं नहीं भैया, ईश्वर ये सजा दे रहा है, उसकी तरफ से है। मतलब हर चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी कि
चर्च, पादरी और ईश्वर, इसी के आसपास आप लोगों को अंधकार के युग में आप लोगों को व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन यह अंधकार का युग यूरोप में छटेगा, क्योंकि दांते नामक जो इटली के प्रसिद्ध विद्वान होंगे वो पुनर्जागरण की शुरुआत करेंगे इटली से, लेकिन धीरे धीरे ये जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड तक आप लोगों को पहुंचता हुआ दिखाई देता है। कौन? तो पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण में याद रखना, ये पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? लोगों को जगाना या फिर से जगाना। तो कैसा जगाना? क्या इंसान सोया हुआ रहेगा? नहीं, धार्मिक तौर पर आप लोग देखोगे अंधेरे में लाके खड़ा कर दिया था किन किन लोगों ने? तो इन लोगों ने। बस वहीं से दांते हो गए, माइकल एंजेलो हो गए, लियोनार्डो विंची हो गए, इसके अलावा राफेल आपको देखने को मिलेंगे, कोपरनिकस, न्यूटन, केपलर, ठीक है, हमारे मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, और भी कई सारे लोग ये खास तौर पे सीधे से बात करने लगेंगे। पेट्रोक भी आ गए इसमें। ये सीधे तौर पे बात करने लगेंगे भैया कि हमें ईश्वर, चर्च, ठीक है, ये भी हमारे साथ रहेंगे। हमको ऐसा नहीं कि इनको भूल जाना है, लेकिन हमें हर चीज के साथ में तर्क को लेकर आना है, लॉजिक को लेकर आना है, और जो इंसानियत है उसको हमको बरकरार रखनी है। तो बेटा याद रखना, यहां से इस मध्यकाल के अंधकार के युग से जो लोग जिनके मैंने नाम लिए वो निकाल के ले जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत होती है 15वीं सदी से, है ना। और 15वीं सदी के आधुनिक युग को ही कहा जाता है क्या? पुनर्जागरण का युग। मतलब लोग फिर से जागेंगे। और इस पुनर्जागरण के युग में क्या होगा? तो याद रखिएगा, देखो यहां ईश्वर और चर्च हावी रहेगा, यहां मनुष्य और तर्क पे जोर दिया जाएगा, मतलब मानवतावाद और लॉजिक पर बल दिया जाएगा। और हर चीज को कहीं ना कहीं लॉजिक से, जैसे वहां बीमारी फैलेगी प्लेग, तो उसका टीकाकरण की ओर वो जाते हुए दिखाई देंगे। यस या नो? कोई आपदा आएगी, कोई बाढ़ आएगी, किसी प्रकार का भूकंप आएगा, तो उसका साइंटिफिक रीजन पता करने की कोशिश करेंगे, ना कि वो ये कहेंगे कि भैया ईश्वर की तरफ से ये हमारे ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं वो हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है भगवान, या हमारे पापों की वो हमको सजा दे रहा है। हर चीज वो तर्क की ओर आप लोगों को जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि पुनर्जागरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जगना। ठीक है, यह वह समय था जब यूरोप में प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति, जैसा कि मैंने बताया था, प्राचीन समय की जो यूनानी रोमन संस्कृति थी, उनका साहित्य था, दर्शन था, उसमें फिर से रुचि पैदा करने के लिए पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। याद रखना, इसकी शुरुआत होती इटली से। इसका अग्रदूत कहा जाता है दांते को। उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक किताब लिखी और उन्होंने अपनी आत्मा की जो यात्रा बताई है नर्क और स्वर्ग की, ठीक है, उससे उन्होंने जो चर्च के जो पादरी लोग थे उनके पाखंड के ऊपर सीधे तौर पर कटाक्ष किया। इसके अलावा जो लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूल गए थे, ठीक है, उसमें फिर से कहीं ना कहीं बदलाव में लाने की एक शुरुआत होती है, जो कि दांते ने की। आगे चलकर कई महान लोग इसके अंतर्गत आप लोगों को आते हुए दिखाई देंगे। तो ये शुरुआत होगी इटली के फ्लोरेंस शहर से, लेकिन आगे चल के वेनिस, रोम, मिलान, नेपल्स और फिर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड तक आप लोगों को ये पहुंचता हुआ दिखाई देगा पुनर्जागरण। फिर बता दूं, इसमें लोगों को, ठीक है, जो मानसिक तौर पे उनके दिमाग में अंधकार छा चुका था, कहीं ना कहीं चर्च पूरी तरीके से हर चीज को कंट्रोल कर रहा था। अब केंद्र में रखा जाएगा मानवता को और तर्क को, और हर चीज का उसी से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस परिवर्तन के मुख्य कारण क्या थे, क्या क्या हुआ? सबसे पहले बेटा याद रखना, नगरों का विकास आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? नगरों का व्यापार, नगरों का विकास। तो व्यापार बढ़ने के कारण इटली के जो नगर थे वो व्यापारिक तौर पर समृद्ध बन गए, और यहाँ के जो अमीर होंगे, व्यापारी होंगे, बैंकर्स होंगे, जैसे कि आप लोगों की एनसीईआरटी में एक मेडेसी परिवार की काफी चर्चा आई है। इस परिवार ने इटली के अंदर कला और विद्वान को खूब संरक्षण दिया। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे परिवार अगर संरक्षण नहीं देते तो इटली के अंदर लियोनार्डो विंची या माइकल एंजेलो जैसे महान विद्वान पैदा नहीं होते, क्योंकि इन लोगों ने कला और विद्वानों को खूब आश्रय दिया है। तो नगरों का विकास होना, और नगरों का विकास होने से एक मध्यम वर्ग, जो कि ऐसा मध्यम वर्ग रहेगा जिसके पास पैसा रहेगा, और वो मध्यम वर्ग ने कला और विद्वानों को क्या दिया है? कहीं ना कहीं आश्रय दिया है, जिसकी वजह से ये लोग, ठीक है, इस क्षेत्र में काम कर पाए। कौन? लियोनार्डो विंची ना माइकल एंजेलो, इटली के अंदर। इसके अलावा पेट्रोक जैसे महान विद्वान ने मानवतावाद की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि भैया, जब तक हम मानव की समस्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे, अरे जब तक हम
मानव की समस्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम सारी चीजों में बदलाव नहीं ला सकते। तो ये इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा थी, पेट्रोक ने दी थी, याद रखिएगा। और मानवतावादी विद्वानों ने चर्च के प्रभुत्व के बजाय मनुष्य को केंद्र में रखा और उन्होंने तर्क, विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या दिया, कहीं ना कहीं जोर दिया। गुलामी प्रथा का इसके अंतर्गत विरोध किया गया था। फिर बता दूं, पेट्रोक साहब इसको लेकर आए थे, है ना, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, पेट्रोक, है ना, और मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करने पर जोर दी गई थी। मनुष्य को कहीं ना कहीं ईश्वर से हटाकर एक स्वतंत्र और व्यक्तिगत विचारों के तौर पे उसको देखा जाने की कोशिश की गई थी। आगे आते हैं, छापाखाना आया लगभग 1455 में जोनास गुटेनबर्ग ने। देखो आपको बता दूं, कागज बनाने की कला यूरोप वासियों ने चाइना से सीखी थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ही सबसे पहले अगर कागज किसी ने बनाया तो आप लोग देखोगे चीन वासियों ने बनाया था। और यूरोप वासियों में खासतौर पर गुटेनबर्ग साहब की मैं बात करूं, इन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का। और फिर इसी प्रिंटिंग प्रेस से आप लोग देखोगे कि यूरोप में किताबें छपने की शुरुआत होगी। और सबसे किताबें छपने के पीछे आप लोग देखोगे ना कि वो कहीं ना कहीं जो लैटिन भाषाओं में यूरोप में किताबें छप रही होंगी, ठीक है, आम जनता लैटिन समझते नहीं थी, तो अब आम जनता की जो भाषाएं होंगी, प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से आम जनता की भाषा में किताबें छपेंगी। और जो लॉजिकल ज्ञान रहेगा, तार्किक ज्ञान रहेगा, वो आम जनता तक आप लोगों को पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जिससे जो चर्च की मोनोपोली होगी, चर्च का एकाधिकार होगा, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या होता हुआ दिखाई देगा, तो टूटता हुआ दिखाई देगा। प्राचीन ग्रंथों की खोज ये कैसे हुई अली सर? तो जब कस्तुनतुनिया का पतन हुआ, कस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य की सेकंड राजधानी थी जो कि टर्की में थी। जब इसका पतन हुआ तो ऐसा कहा जाता है कस्तुनतुनिया से कुछ विद्वान या जितने भी रोमन साम्राज्य के विद्वान थे जो कि यूरोप के रहने वाले थे, वो इटली आ गए। वो इटली आए तो आप लोग देखोगे अपने साथ वो पुरानी प्राचीन पांडुलिपियां लेकर आए। कुछ पांडुलिपियां रोमन साम्राज्य के खंडहरों में उनको यहां पर मिली इटली के अंदर, ठीक है, और इनका उन्होंने अनुवाद किया, जिससे वापस जो प्राचीन कहीं ना कहीं तार्किक सोच थी जो कि प्राचीन एरा में थी, मध्यकाल में से निकलकर आधुनिक काल में उसको वापस स्थापित करने की यहां पर क्या की जाएगी, तो कोशिश की जाएगी। आगे बढ़े, कला, वस्तुकला, विज्ञान में भी आप लोगों को क्रांति देखने को मिलेगी पुनर्जागरण काल में। कला के क्षेत्र में बात करूं आप लोगों को यथार्थवादी पेंटिंग या आर्ट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जोर दिया जाएगा। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा ताकि मानव आकृतियों को सजीव बनाया जा सके। प्रमुख इस काल के कलाकारों की मैं बात करूं, लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा जैसी उन्होंने आप लोग देखोगे चित्र बनाया, लास्ट सफर जैसा उन्होंने चित्र बनाया, माइकल एंजेलो, राफेल जैसे चित्रकार भी। और ये सभी सिर्फ एक ही प्रतिभा के धनी नहीं होंगे, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, हर क्षेत्र में काम करते थे ये। वास्तुकला की मैं बात करूं तो गौथिक कला शैली जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस शैली से यूरोप में चर्च बनने की शुरुआत होगी। भारत में भी आगे चलकर जब पुर्तगीज आएंगे या ये जो अंग्रेज लोग आएंगे तो भारत में भी गौथिक कला शैली के गोवा में आप लोग देखोगे तो चर्च आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रोमन शैली पर स्तंभ और गुंबदों वाला आप लोगों को इसके अंतर्गत बनते हुए दिखाई देंगे पिल्लर, और इनका प्रयोग कहां होगा, चर्च वर्च में ज्यादा आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। विज्ञान के क्षेत्र की मैं बात करूं आप लोगों को तो कोपरनिकस जैसे महान वैज्ञानिक आप लोगों को यहां आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उस सिद्धांत को नकार दिया जिसमें यह कहा जाता था पादरियों के द्वारा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने साफ कह दिया कि भैया पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। आगे चलकर केपलर आए, केपलर ने इन्हीं कोपरनिकस के सिद्धांत को कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे गणितीय आधार पर प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया। गैलीलियो ने यह तक कह दिया है, लो भैया मैंने टेलीस्कोप बना दिया। ये दोनों लोग केपलर और कोपरनिकस ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में आप लोगों को बेटा लोग क्रांति आती हुई दिखाई देती है। अब आगे चल के हम लोग देखें धर्म के अंतर्गत अली सर क्या सुधार हम लोगों को आता हुआ दिखाई देता है। तो यूरोप में धर्म सुधार की भी बहुत जरूरत थी। जैसा कि आप सब जानते हैं ईश्वर और चर्च ही सर्वश्रेष्ठ थे, उनकी कमर तोड़ना वाजिब थी और उसका बेड़ा उठाया मार्टिन लूथर किंग ने। उन्होंने कैथोलिक चर्च की प्रथाएं जैसे इंड लेजेस, मतलब ये क्या था, पाप मुक्ति पत्र बेचना, ये क्या था अली सर एक चीज सुनिएगा।
देखो उस समय के पादरी लोग क्या करते थे चर्च के अंदर, ठीक है, एक ऐसे पत्र बेच देते थे, है ना, आम जनता को, अगर किसी ने पाप किया है तो इस मुक्ति पत्र के माध्यम से, है ना, खरीद के, और वो क्या कर सकता है, पापों से मुक्ति पा सकता है। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा भैया कि तुम पादरी लोग कौन होते हो भैया, कि भैया पाप से मुक्ति देने, पाप से मुक्ति देने वाला तो ईश्वर है, तुम कैसे दे सकते हो, यस या नो। और मार्टिन लूथर किंग ने ही कैथोलिक चर्च के जो पादरी थे उनके ऊपर टिप्पणी की और एक आंदोलन छेड़ दिया, धार्मिक आंदोलन। और इनके जो अनुयायी कहलाएंगे मार्टिन लूथर किंग के, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके आंदोलन को ही प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इनके मार्टिन लूथर किंग के, जो मार्टिन लूथर किंग साहब रहेंगे, इन्होंने जो मूवमेंट छेड़ा, ठीक है, इस मूवमेंट के छेड़ने के बाद ही आप लोग देखोगे एक नया वर्ग बना, एक नया धार्मिक वर्ग बना ईसाई पंथ के, ईसाई धर्म के अंदर ही, है ना। वर्तमान में आप लोग देखोगे यूरोप में सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रोटेस्टेंट ईसाई है। प्रोटेस्टेंट वो ईसाई हैं बेटा जो उदारवादी हैं, जो मार्टिन लूथर किंग की विचारधारा को मानते हैं। तो उदारवादी किसे कहा गया, जो ईसा मसीह के ज्ञान को भी अपने साथ रखेंगे और विज्ञान को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन कैथोलिक वो ईसाई होंगे जो कट्टरपंथी होंगे। यस, ज्यादातर आप लोगों को वेटिकन सिटी, रसिया जैसे देशों में आप लोगों को इनकी तादाद ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए, अब इसका परिणाम क्या हुआ, जब मार्टिन लूथर किंग ने यह आंदोलन छेड़ा तो चर्च की कमर टूट गई, मतलब उसकी पावर कहीं ना कहीं कम हो गई बेटा, ठीक है। राज्यों की सत्ता कहीं ना कहीं मजबूत हुई, ठीक है। अब ये जब पूरा पुनर्जागरण युग चला तो इसका सबसे अहम चीज तार्किकता, तार्किकता ने जन्म लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पीछे बता दिया था कि पुनर्जागरण चलेगा तो मानवतावाद और तर्क पर जोर दिया जाएगा। तो बिना प्रश्न किए किसी भी बात को मानने से यूरोप वासियों ने इनकार कर दिया। हर चीज को लॉजिक के साथ देखा जाने लगा। धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार हुआ। यह किसके बाद, पुनर्जागरण युग के बाद। जिज्ञासा और अन्वेषण में आप लोग देखोगे लगातार बढ़ोतरी करते गए। इसीलिए तो आप लोग देखोगे वास्को डिगामा हुआ, कोलंबस हुआ, ठीक है, बार्थोलोमियास हुआ, कैप्टन कुक हुआ, कई सारे लोगों ने आप लोग देखोगे भौगोलिक खोज कर डाली इसके बाद, ठीक है। तो जिज्ञासा, अन्वेषण, धर्मनिरपेक्षता, तार्किकता, ये सब के सब क्या है, पुनर्जागरण की आप लोगों को विशेषताएं देखने को मिलती हैं। संक्षेप में आप लोगों को एक चीज फिर बता दूं, मध्यकाल में यूरोप में क्या चल रहा था, ईश्वर और चर्च चल रहा था, केवल धर्मशास्त्र चल रहे थे, धार्मिक और प्रतीकात्मक चीजें चल रही थी। लेकिन पुनर्जागरण काल में मनुष्य और तर्क को स्थान दिया गया, विज्ञान, कला, दर्शन, इसका विकास हुआ, और कला के अंदर यथार्थवादी और मानव केंद्रित आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, आर्ट या कला आप लोगों को देखने को मिलेगी। आशा करता हूं कि ये आप लोगों का 17, 18, 19 मिनट की ये जो वीडियो रही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी। आप लोगों का एक अच्छा रिवीजन करने का मौका आप लोगों को मिल रहा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में जरूर आइएगा। लगभग 5 चैप्टर अपने हो चुके हैं, 2 चैप्टर और बचे हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द आ जाएंगे। बस इस वीडियो को देखकर कमेंट में आप लोग जरूर आप लोगों की समस्या बता देना, अगर आप लोगों को कोई समस्या लगती है तो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।